ऑमनिशेंट लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोग्सा और बाकियों की ये नामुमकिन लड़ाई जीतने के बाद कई कॉन्स्टेलेशन डोग्सा के बारे में ही बात कर रहे थे और कई कॉन्स्टेलेशन डोग्सा के सिनेरियो को स्टार रीम में रिकमेंड कर रहे थे और उसे टोटल के 25,000 कॉइन स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। और यहाँ पर योजुंग्यो के साथ डोग्सा देख रहा था कि ये लड़ाई तो खत्म हो गई थी, पर न जाने इस लड़ाई में कितने कर लोग मारे गए थे। और ये वो सीन थे जो नॉवल में कभी भी अच्छे से नहीं बताए गए थे और ये चीजें डोग्सा को आज पहली बार अपनी आंखों से देखकर समझ आ रही थी कैसे योजुंग्यो को हर एक लड़ाई के बाद महसूस होता होगा। और काफी चीजें डोग्सा समझ पाया था सिवाय इस बात के कि ये हरामी योजुंग्यो अभी भी उसकी और गुस्से से क्यों देख रहा था। खैर ये बातें समझने के लिए बहुत मुश्किल थी और तभी वहाँ पर वो लाल टोका भी जो कि डोगाक था वहाँ पर आकर डोग्सा को अपने चैनल में इन्वाइट करता है, क्योंकि अभी डोग्सा बियांग के चैनल के अंदर था और सभी कॉन्स्टेलेशंस उसे काफी मजे से देख रहे थे। इसलिए अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए डोगाक उसे बियांग से छीनना चाहता था और ये जानता हुआ बियांग भी उसके पीछे उठ रहा सैड था। और ये सब देखकर डोग्सा को भी सारी सिचुएशन समझ आ गई थी और डोग्सा बिना उसकी इन्वाइट उठाए बस उस डोगाक को उसके रिवॉर्ड्स देने को कहता है। एंड वो हरामी डोगाक थोड़ा हैरान हुआ वो करने से मान जाता है और डोग्सा को टोटल के 50,000 कॉइंस मिल जाते हैं जो कि इस सब सिनेरियो से आए थे। और क्योंकि इस डोगाक ने इस सब सिनेरियो बनाया था तो ये कॉइंस इसके जेब से ही आए थे। और फिर डोग्सा उसे बताता है उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देने के लिए जो कि थी वो SSS वाली आइटम। एंड वो डोगाक डोग्सा को वो रिवॉर्ड देने के लिए बियांग को कहता है क्योंकि ये चैनल उसका था। भले ही वो इस सब सिनेरियो का इंचार्ज था वो फिर भी बियांग पर हुक्म चला रहा था और उसे धमका रहा था कि 6वां सिनेरियो जापान और कोरिया के बीच में होने वाला था। और डरा हुआ बियांग भी वो रिवॉर्ड खुद से देने को मान जाता है। और ये देखता हुआ डोग्सा सब कुछ समझ रहा था क्योंकि वैसे तो उनकी कंपनी का मैनेजर उन्हें ट्रीट करता था। और फिर डोग्सा के सामने ऑप्शन आ जाता है उनमें से एक SSS ग्रेड की आइटम को चूज करने का और बियांग उसे रिवॉर्ड चूज करने को कहता है। और डोग्सा को रिकमेंड करने लगता है कि इन सब में से कोड सबसे बेहतर होगा क्योंकि कोड में एक सीक्रेट फीचर था जिससे उसका ग्रेड टाइम बाद बढ़ता जाएगा। एंड वो ये बातें मैं से तेरे को बता ही रहा था कि डोगाक उसे जोर से बोलने को कहता है। और अब डोग्सा योजुंग्यो को पूछता है कि आखिर वो कौन सी आइटम चूज करेगा कि वो देखता है उसके सामने खड़ा योजुंग्यो अपनी स्किल रिस्टोरेटिव हाइबरनेशन में चला गया था, यानी वो खड़ा खड़ा फिर से सो गया था ताकि वो अपनी ताकतों को जल्दी रिकवर कर पाए। और हांसोंग पूछती है कि क्या योजुंग्यो का रिवॉर्ड वो चूज कर सकती थी, जिस पर डोग्सा बताता है कि बाद में वो उसे मार डालेगा और वो खुद उस कोड को ही चूज करता है। पर वो डोगाक बताता है कि इसे पाने के लिए डोग्सा को एक दूसरी जगह पर आना होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना क्या अलाउ नहीं था। और डोग्सा से पूछता है कि वो उसे कहाँ पर लेकर जाना चाहता है, जिस पर डोगाक बताता है कि वो उसे डोकाबी कैंप में इनवाइट करना चाहता था। और नॉवल के मानने से ये डोकाबी कैंप वो जगह थी जहाँ पर डोकाबी अपने असली रूप में रहते थे, वो भी एक तरह के रूम के अंदर। पर डोग्सा वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो डोगाक को उसका रिवॉर्ड यहीं पर देने को कहता है क्योंकि उस जगह के अंदर जाने के बाद डोग्सा को भी नहीं पता था कि आखिर अंदर उसके साथ क्या हो सकता था। एंड वो डोगाक उसे धमकाता है उस रिवॉर्ड को कैंसिल करने के लिए, जिस पर डोग्सा आसानी से मान भी जाता है। और अब ये एटीट्यूड उस डोगाक को बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि वो जानता था दिए गए रिवॉर्ड्स को वापस नहीं लिया जा सकता। और फिर अपने डोकाबी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता वो डोग्सा से पर्सनली बात करता उसे बताता है कि डोग्सा जो कहानी बना रहा है वो इतनी खास थी कि वो डोग्सा हर जगह पर ही फेमस था। दूर दूर के कॉन्स्टेलेशन जिनका कोरिया से कनेक्शन तक भी नहीं था वो भी डोग्सा के बारे में जानते थे। और वो साफ पॉइंट पर आकर डोग्सा को उसके चैनल पे ट्रांसफर होने को कहता है क्योंकि उस डोगा का प्लान था अपने चैनल को पूरे पेनिसुला में पॉपुलर करने का। एंड ये बात डोग्सा को काफी सरप्राइजिंग तो लगी थी, पर वो साफ साफ उसे इस भगोदी को बंद कर उसे चुपचाप उसके रिवॉर्ड देने को कहता है। और आज उस डोगा के सुने गए रूमर्स पक्के हो गए थे कि डोग्सा डोगा भी इसके सामने भी नहीं झुकता था, पर वो खुद के सामने ये चीज नहीं चलने देने वाला था। और डोग्सा को धमकाने के बाद वो सभी कॉन्स्टेलेशंस को बताने लगता है कि सियोल के अंदर एक चैनल है जो सिनेरियोस को मैनिपुलेट कर रहा है। और ये सुन सभी कॉन्स्टेलेशंस उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। और फिर डोगाक बताता है कि ये सब करने वाला चैनल और किसी का नहीं बल्कि बियांग का था और वो सियोल के लेसर डोगाबीज को इस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कह रहा था, या फिर वो उनकी तौर पर बेरू को रिक्वेस्ट कर रहा था बियांग के चैनल की अच्छे से तलाश करने के लिए। और बियांग इस बात से एकदम घबराया हुआ कि वो डोगाक उल्टा उतना ही ज्यादा खुश। और घबराया हुआ बियांग चैट थ्रू डोग्सा से पूछ रहा था कि आगे आप उसे क्या करना चाहिए। और डोग्सा पूछता है कि क्या अभी तक किसी को भी पता चल पाया था कि बियांग ने डोग्सा के साथ कॉन्टैक्ट किया था, जिस बात पर बियांग मना कर देता है। और डोग्सा समझ जाता है कि ये डोगाक बस उसे पंगे लेना चाहता था। और डोग्सा फिर से उसे अपने रिवॉर्ड्स मांग ही रहा था कि वो डोगाक बताता है कि इस मैटर में किम डोग्सा भी शामिल था। और फिर एक बड़ी सी क्यूबिक स्क्रीन लगाकर वो सभी को ही किम डोग्सा और ली सियोल्फा की लड़ाई का सीन दिखाने लगता है। और फिर लियाकोन और एंटीनस की लड़ाई और फिर म्यूंग गेलसांग की लड़ाई। और फिर वो सभी को बताता है कि इन तीनों ही लड़ाइयों में एक कॉमन बात थी, पहले ये ली सियोल्फा को मारकर डिजास्टर को टाल सकता था या फिर एंटीनस को मारकर भी डिजास्टर टाल सकता था, या तो डिजास्टर की सेल्स खोलने से पहले ही उसे मार सकता था। परंतु डोग्सा ने जानबूझकर ये तीनों चीजें नहीं की। और वो सभी को बताता है कि कॉन्स्टेलेशन किम डोग्सा बियांग के साथ काम कर रहा था और जानबूझकर अपनी शक्तियों को दबा रहा था ताकि वो हर एक सिनेरियो को अपनी तौर से
से चल पाए और इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना पाए, ताकि वो कॉन्स्टेलेशन के इमोशन से कॉइन्स इकट्ठे कर पाए। जैसे कि कहानियों में कमजोर हीरो धीरे धीरे कर ताकतवर बनता है। और ये जानकर कि ये सब डोक्सा की एक्टिंग थी, बियांग के चैनल को सब्सक्राइब कर रखे कई कॉन्स्टेलेशंस उसे छोड़कर जाने लगते हैं और निराश हुआ बियांग बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही उसके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे थे, बियांग की ताकतें और उसका साइज भी कम हो रहा था, क्योंकि डोगा भी इसमें जिसका चैनल जितना बड़ा होता था उसकी सुपीरियरिटी उतनी ही ज्यादा होती थी। और डोक्सा भी ये देखता कहता है, मुझे माफ करना बियांग, पर मेरे ख्याल से ये चैनल अब बस बर्बाद है। और वो उस डोगा को भी बताता है कि वो अपनी बुरी सिचुएशन समझ चुका था और साथ ही साथ वो उसका ऑफर लेने को भी बिल्कुल रेडी था। और जितना उस बात से डोगा खुश था और उतना ही बेचारा बियांग उस बात से नाराज था और एकदम रो रहा था। क्या ये मैं ही हूँ या फिर ये छोटा बियांग को ज्यादा ही क्यूट है? और उस मौके की जिसने सबसे ज्यादा तैयारी की थी, वो वहाँ से डोक्सा को गायब कर अपने साथ डोगा भी कैंप पे ले आता है। और अब डोक्सा भी उसके साथ एक अलग से कमरे में आ गया था और अपने सामने इस वक्त वो उसकी असली फॉर्म देख रहा था। और वो डोगा को उसे पहले ही बता देता है कि उसकी कोई भी प्लानिंग फालतू थी और वो एक डोगा पर यहाँ पर हमला नहीं कर सकता था। और ऑब्वियसली डोक्सा का भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो डोगा वहाँ पर बियांग को भी ले आता है, क्योंकि एक नया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसे पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा। यानी उस डोगा को उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से पता था और फिर अपना बनाया गया वो कॉन्ट्रैक्ट डोक्सा को दिखाने लगता है। जैसा देखकर डोक्सा एकदम चिढ़ गया था। पहला जो डोनेशन हुई मनी आएगी वो दोनों को आधी आधी जाएगी और उसके साथ उसने ऐसी कंडीशंस डाल रखी थी जिससे डोक्सा की आजादी रुक रही थी। और ऐसी कंडीशंस तो बियांग ने भी डोक्सा के मुंह पर नहीं ठोकी थी। पर खैर इस बात को छोड़कर डोक्सा से बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसके पास एक आइडिया था। और वो बताता है कि अगर बियांग के चैनल से अकेला डोक्सा उसके चैनल में शिफ्ट हो जाएगा तो कम मजा आएगा, क्योंकि बियांग के चैनल पर कुछ कमाल के कॉन्स्टेलेशंस थे जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। और वो डोगा उनके बारे में पूछता है तो डोक्सा उन कॉन्स्टेलेशंस के नाम लेता बताता है, प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड और बेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन और साथ ही साथ डीमो लाइक जज ऑफ फायर भी। एंड ये बात सुनकर एकदम हैरान डोगा बियांग को बता रहा था कि उसे बिल्कुल नहीं लगा था ग्रेट सेल्स द मंकी किंग बियांग जैसे चैनल पर सब्सक्राइब्ड होंगे। और वो इस बात से एकदम इम्प्रेस था कि यहाँ उतना ही निराश हुआ बियांग रोता हुआ डोक्सा से पूछ रहा था कि आखिर वो उसे ऐसा धोखा कैसे दे सकता था, जिस पर डोक्सा उसे बस उस पर यकीन रखने को कहता है, क्योंकि बियांग की तरह डोक्सा भी नहीं चाहता था कि चीजें यहीं पर खत्म हो जाए। एंड फिर डोक्सा डोगा को बताता है दोनों चैनल्स के बीच में एक ब्रिज बनाने का, ताकि बियांग के चैनल के कॉन्स्टेलेशंस उनके चैनल पर आ पाए और फिर डोक्सा के साथ साथ सभी कॉन्स्टेलेशन से उसके पास आ जाएंगे। एंड डोक्सा बताता है कि वो भी काफी क्यूरियस था, क्योंकि वो खुद भी देखना चाहता था कि आखिर अब उसके चैनल पर जाकर कौन से कॉन्स्टेलेशन से मिलने वाला था, क्योंकि इतनी देर से वो छोटे चैनल पर काम कर रहा था। तो आज पहली बार वो एक बड़ा चैनल देख पाएगा। और उसकी बातों से इम्प्रेस हुआ डोगा बियांग को बताता है कि उसने सच में एक कमाल के इनकारनेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर क्या फायदा, अब वो इनकारनेशन उसका नहीं होगा। एंड वो डोक्सा को पहली झलक दिखाने को रेडी हो जाता है कि आखिर उसका चैनल किस तरह का था। और फिर डोक्सा अपने सामने देख पाता है इतने ढेरों सब्सक्राइबर्स को, यानी कॉन्स्टेलेशंस को, जो कि एसी नहीं बल्कि और भी कॉन्टिनेंट से सब्सक्राइबर रखे थे। और अगर डोक्सा सच में ऐसे चैनल पर काम करने लगता तो न जाने कितने सारे कॉइंस वो कमा सकता और फिर सब कुछ वापस फिर से नॉर्मल करता। वो डोगा डोक्सा को बता रहा था कि आज से उनका काम इन लोगों के साथ होगा। पर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले डोक्सा बताता है कि वो लास्ट मोमेंट बात कर कॉन्स्टेलेशंस को बाय करना चाहता था, जिस बात पर वो डोगा भी मान जाता है। और वो डोक्सा सभी कॉन्स्टेलेशन से बात करता उन्हें बताता है, मैं जानता हूँ तुम सभी ने मेरी कहानी सुनी होगी। मैं वो किंग डोक्सा हूँ जिसने एब्सोल्यूट थ्रोन को तबाह कर दिया और किंगलेस वर्ल्ड का किंग बन गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। और यह सब बातों के साथ साथ मैं सोच रहा था एक छोटा सा इवेंट रखने के लिए, ताकि मैं आप सभी को मौका दे पाऊँ एक स्पेशल चैनल के साथ जुड़ने का। और आप इसे साउथ कोरिया और जापान के बीच का इवेंट कह सकते हैं। और जो भी इस इवेंट के बारे में जानने के लिए उत्सुक है वो अभी अभी बियांग के चैनल के साथ कनेक्ट कीजिए और मैं लॉटरी के तौर पर कॉइंस डालूंगा उन कॉन्स्टेलेशंस के लिए जो जल्दी आएंगे। तो फटाफट वहाँ पर आना मत भूलना। और उसी पल इस लाइव को डोगा बंद कर देता है, क्योंकि वो डोक्सा की चाल में फंस गया था, जो इवेंट वगैरह बातें कर उनके कॉन्स्टेलेशंस को अपनी ओर बुला रहा था ताकि वह बियांग के चैनल को वापस बड़ा कर पाए। पर गुस्से में वो डोगा बताता है कि उसके कॉन्स्टेलेशंस इतने बेवकूफ नहीं थे जो इस छोटी सी चाल से फंस जाए, पर क्योंकि उसने गलत टाइम पर लाइव काटी थी कॉन्स्टेलेशंस भी इससे चिढ़ गए थे और बस फटाफट बियांग के चैनल पर जा रहे थे। और अब धीरे धीरे कर उसके चैनल से कई सारे कॉन्स्टेलेशंस बियांग के चैनल पर आ गए थे, जिससे बियांग के चैनल का लेवल भी बढ़ा था। और डोक्सा उन सभी कॉन्स्टेलेशंस को शुक्रिया करता है। और यहाँ पर डोक्सा के पहले हुए मेन कॉन्स्टेलेशंस नए हैं कॉन्स्टेलेशंस को देखकर इतना खुश नहीं थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि वो पहले से मेन बंदे हैं और ये तो नए आए हैं। और नए आए कॉन्स्टेलेशंस डोक्सा से इवेंट के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर डोक्सा ने बताता है, जरा सब्र तो रखिए प्यारे कॉन्स्टेलेशंस, अगर आप अभी कॉइंस कमा ही लेंगे तो बिना इनकारनेशन होने के बाद आप उसे स्पेंड भी किस पर करने वाले हैं। और अब मैं आपको एक उससे भी बड़ी खबर सुनाने वाला हूँ। मैं वो बंदा
बंदा हूँ जिसका नाम किम डोक्सा है, और वो जिसका कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। मैं वो हूँ जिसने रूलर्स की लड़ाई में भाग लिया। मैं वो हूँ जिसने 2 डिजास्टर्स को सिनेरियो शुरू होने से पहले ही रोक दिया। और अगर आप पूरी दुनिया भी तलाश करेंगे तो आपको मेरे जितना शक्तिशाली इनकार्नेशन नहीं मिलने वाला, वो भी बिना कोई स्पॉन्सर के। पर सच कहूँ तो मैं भी बिना स्पॉन्सर के थक चुका हूँ। आखिर मुझे भी तो कुछ और ताकतें चाहिए। और जल्दी 5वां सिनेरियो भी चालू होने वाला है, जिसका मतलब आप सभी को पहले से पता होगा, क्योंकि अब आने वाला है स्पॉन्सर सिलेक्शन का एक दूसरा इवेंट, जिसका आप सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। और ये सुनकर वो सभी कॉन्स्टेलेशन से एकदम सीरियस थे, क्योंकि कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था डोक्सा को अपना इनकार्नेशन बनाने का। और डोक्सा बताता है कि वो इस सरप्राइज इवेंट में खुद को होस्ट करने वाला था। और अगर चैनल के सब्सक्रिप्शन उस स्पॉन्सर सिलेक्शन से पहले 10,000 कॉन्स्टेलेशन हो जाते हैं तो वो उस चैनल में से किसी एक कॉन्स्टेलेशन को अपना पार्टनर बनाने वाला था। पर उसके लिए उन्हें सबसे पहले कम से कम 10,000 सब्सक्रिप्शन करने पड़ेंगे। और उसके ऐसा कहते ही उस डोका के कई कॉन्स्टेलेशंस भागे भागे डोक्सा की तरफ जा रहे थे, यानी बियंग के चैनल पर। और अब एकदम गुस्से में बबला उठा वो डोका कुछ लाइव को जबरदस्ती ही कैंसिल कर देता है। और किम डोक्सा को बताता है कि चाहे ये रूल्स के खिलाफ हो, पर अपनी और सभी की भलाई के लिए उसे डोक्सा को यहीं पर मानना पड़ेगा। और वो बाद में कुछ भी कर इस मैटर को हैंडल कर ही लेगा। और वो डोक्सा पर अपना लाइटनिंग वाला हमला तो करता है, पर अजीब बात थी कि उससे डोक्सा को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, जबकि उसका प्लान था उसे एक ही बार में मार देने का। और तभी वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करता है। और परेशानी में जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने बहुत बड़ा विशाल बियंग खड़ा था, जिसके चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। इसलिए उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो मजे से उन हथकड़ियों को तोड़ पाया था। और वो डोका को उसे धमकियां दे रहा था एक लेसर डोका भी होने की। पर बियंग बताता है कि वो डोका की एक लेसर डोका भी ही था, बस उसके पहले सब्सक्रिप्शन ज्यादा थे और काफी सारे अच्छे अच्छे कॉन्स्टेलेशंस भी। पर क्या फायदा, अब वो सारे के सारे बियंग के चैनल पर जो आ गए थे। और बियंग उसे साफ साफ कहता है, तो क्या बातें कर रहे थे कि मैं सिनेरियो को मैनिपुलेट करता हूँ। और ये कह भी कौन सा हरामी रहा था जो किसी के इनकार्नेशन को चोरी करने वाला था। और वो डोका बियंग को समझा रहा था कि उसे आगे कोई भी बुरा कदम नहीं लेना चाहिए। कि एकदम गुस्से बियंग को इन फालतू चीजों की परवाह नहीं थी। और वो उसे कितना जोर का मुक्का मारता है कि वो सीधा उस अजीब से घर को तोड़कर बाहर जा गिरता है। और डोक्सा यहाँ पर एकदम हैरान बियंग की इस आदमखोर ताकत से। और बियंग डोक्सा को बताता है कि उसने पक्का उस डोका को मुक्का मारकर किसी दूसरी ही दुनिया के सिनेरियो में भेज दिया होगा। और यहाँ पर डोक्सा देख रहा था कि अगर वो डोका भी कैब के अंदर थे तो उसके सामने वाला मौजूद बियंग अपनी कोर फॉर्म में था। एंड पहले तो वो सोच रहा था कि शायद ऐसी और भी दुनिया होंगी जहाँ पर अलग अलग सिनेरियोस चल रहे हैं, जिसके बारे में एक दूसरी मानवा में बताया गया है। और वो स्टोरी भी इस स्टोरी से कनेक्टेड है। बट खैर यहाँ पर हम देखते हैं डोक्सा थोड़ा घबराया था कि भले ही चैनल के ग्रो होने के साथ बियंग ताकतवर हो गया था, पर वो उम्मीद कर रहा था कि बियंग उस पर गुस्सा ना हो, क्योंकि यह सारा प्लान उसने उसे बताए बगैर किया था। पर यहाँ पर इमोशनल हुआ बियंग डोक्सा से पूछ रहा था कि क्या डोक्सा अपने सामने वो नजारा देख पा रहा था जो इस वक्त वो देख रहा था। एंड भले ही डोक्सा वो चीज देख तो नहीं पा रहा था, पर वो इमेजिन जरूर कर पा रहा था कि बियंग के सामने इस वक्त ढेरों कॉन्स्टेलेशंस के नोटिफिकेशंस थे और उनके सब्सक्रिप्शंस, जो देखकर वो दोनों ही काफी खुश थे। और थोड़े टाइम बाद डोक्सा उस कमरे में इधर उधर घूम रहा था, पर बियंग उसे किसी को भी ना छूने को कहता है। और चिंता में पूछता है कि क्या इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि डोक्सा ने कॉन्स्टेलेशंस को कह दिया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद वो उनमें से किसी एक कॉन्स्टेलेशन को चूज करेगा। और बियंग के ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गए थे। और बियंग के साथ जब डोक्सा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो थी कोई भी स्पॉन्सर ना चूज करने की। पर डोक्सा बताता है कि टाइम आने पर वो उसके बारे में भी सोच लेगा। और फिर वो बियंग से चुपचाप अपना रिवॉर्ड मांगता है, क्योंकि अब उसने डोगा को तो भगा दिया था, तो रिवॉर्ड देने की अथॉरिटी अब बियंग के हाथ में थी। और रिवॉर्ड लेने के बाद वो वापस टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी दुनिया में। और वहाँ से बाहर निकलते आते उसने वो ट्रिपल एस ग्रेड का सब कोट डाल रखा था, जो कि व्हाइट कलर का था और उस पर सूट भी कर रहा था। एंड इसी बात से तो हान जुएंग इरिटेट होकर पूछती है कि क्या डोक्सा यो जंगो के साथ मैचिंग करने की ट्राई कर रहा था, कि अब दोनों के पास सिमिलर से कोट थे। पर डोक्सा समझाता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, क्योंकि उसे भी एक कोट ही चाहिए था और डिजाइन सिर्फ यही था। और कलर भी पहले उसे ब्लैक चाहिए था, पर उसे मिला ही नहीं। और ये बातें सुनकर तो डीमन लाइक जज ऑफ फायर की आंखें खुशी में चमक गई थी, क्योंकि उस लोंडिया कॉन्स्टेलेशन के अलग ही शौक थे। परंतु डोक्सा ने वो सब स्पेस कोट इसलिए लिया था ताकि उसे आइटम स्टोर करने में आसानी हो पाए। और ये आइटम न जाने ट्रिपल एस ग्रेड की थी। और फिर डोक्सा यो जंगो को देखने लगता है कि ये हरामी जिंदा था या फिर मर गया, पर देख के लग रहा था कि वो काफी जल्दी रिकवर हो रहा था। और फिर डोक्सा हान जुएंग को बताता है कि उन्हें फटाफट यहाँ से जाना होगा, उससे पहले ये हरामी जाग जाए। एंड फिर एक जगह पर आकर डोक्सा उन आंखें वाले प्लांट्स को काटने लगता है, और वो भी खाने के लिए। पर हान जुएंग इसे खाना तो नहीं चाहती थी, परंतु क्योंकि उनके पास खाना मौजूद नहीं था तो ये इनकी मजबूरी थी, क्योंकि जिंदा इंसान तो वो खा नहीं सकते थे। परंतु उस प्लांट को काट कर डोक्सा उसकी बहुत ही सही कुकिंग करता है कि उसकी स्मेल भी एकदम टेस्टी आ रही थी। और साथ ही साथ डोक्सा ने उसका सूप भी बनाया था, क्योंकि उसके मीट और सूप को साथ ही खाया जाता था, वरना बंदा बाद में थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता था। एंड जब हान जुएंग उसे खाकर देखती है कि उसे खाता ही उसे डोक्सा की मजबूरी में तारीफें करनी पड़ती हैं। और कुछ कॉन्स्टेलेशन से
देखते ये खाने को देखकर मुंह में पानी आ रहा था। कुछ डोक्सा की रेसिपी लिख रहे थे और कुछ उसकी तारीफें कर रहे थे। कभी कभार सोचता हूँ डोक्सा के कॉन्स्टलेशंस तो मेरे कॉन्स्टलेशन से भी ज्यादा नल्ले हैं। एनीवेज, पर हानसेन डोक्सा से पूछती है कि क्या यो जंगक्योक को उस ली सियोल्वा लड़की के साथ छोड़ना सही था, क्योंकि दरअसल डोक्सा यो जंगक्योक को ली सियोल्वा को पकड़ाया था ये कहकर कि उसे यो जंगक्योक को गाइपोंग डिस्ट्रिक्ट लेकर जाना होगा और वहाँ की मिलिट्री बेस के यूनिट 5603 में उन्हें एक बेचारा सोल्जर मिलेगा और यहाँ पर शायद वो ली ह्योन संग की बात कर रहा था। और डोक्सा ने यो जंगक्योक को ली सियोल्वा के साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि इस टर्न में बिना पैरासाइट के ली सियोल्वा अब सेंट ऑफ हीलिंग कहलाई जाएगी और वो टेस्टी मीट खाता हुआ वो यो सांगा को बताता है कि वो अब उठ सकती है, क्योंकि वो जानता था कि वो अब तक उठ चुकी होगी। पर कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वो साफ साफ बताता है कि वो सारा खाना खा लेंगे अगर यो सांगा नहीं उठी तो। एंड ऊपर से ये काफी टेस्टी भी था। एंड ये सुनकर फटाफट यो सांगा भी उठ जाती है क्योंकि वो भी काफी टाइम से भूखी थी। एंड क्योंकि अब हान सेओंग ने अपना हिस्सा खा लिया था तो वो उसे थोड़ी देर बाद घूम कर आने के लिए कहता है ताकि यो सांगा खाते वक्त अनकंफर्टेबल ना हो। और उसके जाते ही यो सांगा दबाकर तेजी से खाना ठूसने लगती है क्योंकि खाना भी काफी स्वादिष्ट था और वो कब से ही भूखी थी। और अब डोक्सा के सामने वो बिल्कुल वैसा बिहेव कर रही थी जैसा कि वो हमेशा से करती थी। और ये सभी सिनारियो उसके शुरू हुए अभी तक 1 महीना ही हुआ था, पर यो सांगा जैसी लड़की के लिए भी काफी चीजें बदल गई थी, जिसके चलते जबरदस्ती ही सही पर उसे भी बदलना पड़ रहा था। और अपने किए गए कर्मों से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था कि डोक्सा उसे बताता है यो सांगा, ये हर लड़ाइयाँ या ये हर सिनारियोस इनमें से तुम्हारी किसी पे भी गलती नहीं थी। चाहे इस वक्त दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा हो या कुछ भी तबाही मच रही हो, पर तुम्हें बस इतना याद रखना है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो बात सुनकर इमोशनल यो सांगा भी रो पड़ी थी क्योंकि ये बीते हुए टाइम में उसने अपनी तौर से भी बहुत कुछ सह लिया था। और फिर टाइम बाद खाना खाने के बाद यो सांगा भी सो गई थी और बैठा हुआ डोक्सा सोच रहा था कि 5वें सिनेरियो को चालू होने में सिर्फ 1 हफ्ता ही पड़ा था और उन्होंने पहले से 2 डिजास्टर्स को तो टाल दिया था और वेस्ट में उसने यो जंगक्योक को भेज दिया था और नॉर्थ को संभालने के लिए वो लेडी पहले से मौजूद थी। तो उन सभी को जो मेन फोकस करना था वो था सभी का सेंटर का डिजास्टर कि तभी उस सोती हुई यो सांगा को डोक्सा उसे अपनी असली पहचान बताने को कह रहा था और उससे पूछ रहा था आखिर कितनी देर तक मुझे इग्नोर करोगे। मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे हो, पर इतना तो पक्का है कि तुम कुछ ना कुछ तो जानते हो। और यहाँ पर डोक्सा ने जानबूझकर यो सांगा को खाने के साथ सूप नहीं दिया था ताकि यो सांगा थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाए और फिर अपनी तलवार को यो सांगा पर करता। डोक्सा धमकाता साफ बताता है कि अपने मतलब को पूरे करने के लिए वो कोई भी हद तक जा सकता था और यहाँ पर वो धमकी और किसी को नहीं बल्कि यो सांगा के स्पॉन्सर को दे रहा था। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा प्यारा इनकारनेशन तुम्हारे सामने ही मारा जाए तो बेहतर होगा अपनी पहचान यहीं पर दिखाने का। और तभी वहाँ पर एक बहुत सी तेज रोशनी प्रकट होती है और सीधा जाकर यो सांगा के शरीर में एंटर कर जाती है। पर फोर्थ वॉल स्किल की वजह से डोक्सा को इस चीज का भी ज्यादा बड़ा मेंटल शॉक नहीं लगता और यो सांगा भी उसके सामने उठ गई थी जिसके अंदर पहले से वो कॉन्स्टलेशन एंटर कर चुका था और साफ साफ डोक्सा को बुला रहा था। और डोक्सा भी इस कॉन्स्टलेशन के बारे में पहले से जानता था क्योंकि उसके सामने इस वक्त एक नहीं बल्कि ओलंपस के कई कॉन्स्टलेशन यो सांगा के शरीर में मौजूद थे। दरअसल फेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में कॉन्स्टलेशंस 2 तरह में बट रखे थे। पहले तो वो आजाद कॉन्स्टलेशंस थे जिनका किसी से भी कोई नाता नहीं था और या तो फिर कोई ऐसे कॉन्स्टलेशंस जो कोई स्पेशल नेबुला से बिलोंग करते थे। वो फेमस नेबुलास जिनकी कहानी धरती में भी मानी जाती थी मिथोलॉजीज के तौर पर। यहाँ पर नॉर्स माइथोलॉजी से एस्गार्ड के कॉन्स्टलेशंस थे और बाइबलिकल माइथोलॉजी से एडन के। और डोक्सा के सामने जो कॉन्स्टलेशन था वो ओलंपस के नेबुला से बिलोंग करता था और वो कॉन्स्टलेशन डोक्सा को काफी एटीट्यूड दिखा रहा था। पर डोक्सा से साफ बताता है ज्यादा भी हवा में मत उड़ो, तुम अभी एक असली भगवान तक भी नहीं हो क्योंकि अर्ली सिनेरियोस में सीधा ओलंपियन गॉड्स यहाँ पर नहीं आ सकते। इसलिए बातचीत करने के लिए उन्होंने तुम जैसे को भेजा, ज़ाइबरनेथ की अबैंडन्ड लवर। और ये ओलंपस की कॉन्स्टलेशन एरियाडेन थी और एरियाडेन को डोक्सा का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और गुस्से में जब वो अपनी ताकत को एक्टिवेट करने लगी थी वहाँ पर बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने लगी थी जिसे देखकर वो भी रुक गई थी क्योंकि वो और डोक्सा दोनों ही जानते थे कि वो खुद इनकारनेशन की बॉडी में आकर किसी दूसरे इनकारनेशन पर हमला नहीं कर सकती क्योंकि ये करने की सजा बहुत ही बड़ी थी। और डोक्सा साफ बताता है कि एरियाडेन के पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि आउटर गॉड्स ने उसे ढूंढ लिया था। एंड बेशक ये उसके लिए हैरानी की बात थी कि डोक्सा को आउटर गॉड्स के बारे में भी कैसे पता था और उन दोनों के पास एक दूसरे से पूछने के लिए बहुत से सवाल थे। इसलिए डोक्सा बताता है कि वो एरियाडेन से 3 क्वेश्चन पूछेगा और बदले में वो भी 3 क्वेश्चन पूछ सकती थी। और यहाँ पर वो 3 क्वेश्चन एक्सचेंज करने की बात कर रहा था जो कि कॉन्स्टलेशंस में यूजुअली किया जाता था आपस में इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर करने के लिए। और साथ ही
इस स्टेट में झूठ नहीं बोला जा सकता था, इसलिए डोक्सा ने ये रिकमेंड किया था। और थोड़े नखरे करने के बाद एरियाडेन भी वो करने से मान जाती है और उन दोनों के शरीरों के ऊपर 3 बैलेट बलून से आ गए थे और इसकी कंडीशंस थी कि यहाँ पर झूठ नहीं बोला जा सकता था और दोनों पार्टीज के व्यक्ति एक एक क्वेश्चन का जवाब देने से मना कर सकते थे। और पहला बैलेट डोक्सा अपना यूज करता उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर उसने योसांका की बॉडी को पोसेस क्यों कर रखा था, क्योंकि उन सभी का बेस तो दुनिया के दूसरी तरफ था और वो तो दूसरे सिनेरियोस में बिजी होने वाले थे। तो आखिर वो कॉन्स्टलेशंस यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर वो बताती है कि वह इस दुनिया की सिंगुलैरिटीज को मॉनिटर कर रहे थे। और अपने पहले क्वेश्चन का जवाब उसने इस तरह से दिया था जिससे डोक्सा को भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आया था, पर उसका क्वेश्चन फिर भी पूरा हो गया था। और अब एरियाडेन क्वेश्चन पूछती है कि आखिर डोक्सा की असली पहचान क्या थी, जिस बात पर वो भी चालाकी से बताता है कि वो उन सिंगुलैरिटीज में से एक था जिससे वो लोग इतने टाइम से मॉनिटर कर रहे थे। और डोक्सा के समझदारी की बात से उसे इतना भी पता चल गया था कि वो उन सिंगुलैरिटीज में से एक था और उसने एरियाडेन का एक क्वेश्चन भी पूरा कर दिया था। और वो थोड़ी अनॉयड तो बेशक थी क्योंकि डोक्सा ने उसका मेथड उसी पर यूज किया था। और यहाँ पर एक कॉन्स्टलेशन डोक्सा की चालाकी को काफी इंजॉय कर रहा था। और दूसरा क्वेश्चन डोक्सा पूछता है कि आखिर सिंगुलैरिटीज होती क्या थी, और वो उसे जवाब अच्छी तरह से देने को कहता है। और वो बताती है कि उसके बारे में बात होती है जिसके बारे में प्रोफेसी में लिखा हुआ था। और पहले तो डोक्सा के बारे में प्रोफेसी में कहीं भी नहीं लिखा था और उसकी तलाश सिर्फ कोइंसिडेंस से हुई थी। और जिसकी तलाश वो यहाँ पर करने आए थे वो कोई और था जिसके कंधे पर भविष्य का बहुत बड़ा बोझ था, जिसका होना भी चीजों को बनाता और तबाह करता था। और उस व्यक्ति को सिंगुलैरिटीज में माना जाता था। और यहाँ पर घुमाकर योजुंग्यो की बात हो रही थी जो वापस टाइम में रिग्रेस हो सकता था। और अब ये समझने के बाद एरियाडेन अपना अगला क्वेश्चन पूछती है कि आखिर आने वाले स्पॉन्सर सिलेक्शन में डोक्सा कौन से कॉन्स्टलेशन को चूज करने वाला था। और ये सुनकर कई कॉन्स्टलेशंस बस अपने नाम कह रहे थे कि काश डोक्सा उन्हें चूज करे, पर डोक्सा इस बात का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए वो उस बात का जवाब देने से मना कर देता है। और उसके बाद फिर वो अपना लास्ट क्वेश्चन पूछती है कि आखिर डोक्सा को कैसे पता था कि वो लोग उसे मॉनिटर कर रहे थे। और यही क्वेश्चन वो रिजेक्ट ना कर पाए, इसलिए एरियाडेन ने वो पहला कॉन्स्टलेशन वाला क्वेश्चन पूछा था। एंड इसलिए डोक्सा ट्राई करता उसे बताता है कि उसने एक नॉवेल पढ़ी थी एंड वो इस बात से उस क्वेश्चन को टालना तो चाहता था, पर एरियाडेन के लिए उसकी बात का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए वो उस क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर खत्म नहीं होता। इसलिए अब डोक्सा अपना आंसर चेंज कर बताता है कि उनकी जगह कोरिया में ओलंपियन मिथोलॉजी के बारे में काफी बताया जाता है और उनकी कंट्री में उनकी मिथ्स इतनी पॉपुलर थी कि उनके ऊपर पॉपुलर कार्टून भी बन रखे थे और बच्चों को भी उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। और डोक्सा को ये भी पता था वो आधा बंदा आधा बुल मॉन्स्टर एरियाडेन का वो लवर जिसने उसे छोड़ दिया था और उसका किसके साथ चक्कर चल रहा था। एंड ये बातें सुनकर एकदम शौक वो बस डोक्सा को चुप करने को कहती है, वरना न जाने वो सभी कॉन्स्टलेशंस को उसके क्या क्या राज बता देता। और अब बारी थी डोक्सा के लास्ट क्वेश्चन की, जिस पर वो पूछता है कि आखिर उस प्रोफेसी में क्या लिखा था जो उन्हें मिली थी। और एरियाडेन उस बात का जवाब नहीं देती और उस क्वेश्चन को कैंसिल कर देती है। और अब दोनों के 3-3 क्वेश्चंस पूरे हो गए थे, पर दोनों को एक दूसरे से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी। पर अब फिर भी डोक्सा को अच्छे से उनका अंदाजा तो हो गया था कि आखिर वो उस पर नजर क्यों रख रहे थे। और यहाँ पर एरियाडेन ये बताती जाने लगती है कि उसके पति को डोक्सा की कहानी से काफी मजा आ रहा था, पर वो मजा भी जल्दी खत्म होने वाला था क्योंकि उसके यहाँ पर आने की एक वजह थी। और वो डोक्सा को धमकी देती है उनके प्लान के बीच में नहीं आने का, क्योंकि वो इस दुनिया को तबाह होने से रोक रहे थे और ये लड़की योसांका उस तबाही को रोकने में उनके काम आने वाली थी। और डोक्सा जानना तो चाहता था कि ओलंपियंस ने यहाँ पर योसांका को चूज क्यों किया, बट वो बार बार फेट करी जा रही थी। और वो डोक्सा को ये बताती है कि अगर तबाही का समय आने पर उसने सही साइड को चूज नहीं किया तो बस वही उसका अंत होगा और उसकी टाइम लिमिट वहीं पर खत्म हो जाती है। और पेनल्टी के तौर पर योसांका के शरीर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर डोक्सा फटाफट आकर उसे पकड़ लेता है। पर इस वक्त वो आसमान में नहीं देख सकता था क्योंकि आसमान में पेनल्टी देने के लिए एक आउटर गोट आ रखा था। और अगर यहाँ पर डोक्सा पूरी तरह ऊपर देखता तो उसकी फोर्टफॉल स्किल का भी उसे बचाना मुश्किल हो सकता था। और वो सिर्फ फोर्टफॉल से बचा हुआ था, वरना अभी तक एक नॉर्मल व्यक्ति उसे देखकर पागल हो जाता। पर फिर भी डोक्सा की नजरें थोड़ी उतर थी और वो भयानक नजारा देखता वो सोच रहा था कि भविष्य में जाकर उसे इनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में ऐसे सिनेरियोस आने वाले थे, रैग्नारोक, गिगांटोमाचिया और ऐसे और ये सभी ऐसे सिनेरियोस थे जो तबाही लेकर आती हो। और उसे नहीं पता था कि एरियाडेन कौन से सिनेरियो की बात कर रही थी और कौन सी आने वाली तबाही की। पर एक चीज पक्की थी कि एक ऐसा हादसा घटने की तैयारी हो रही थी जो कि डोक्सा की नॉलेज से भी बाहर थी। एंड ऐसा ही थोड़ा डोक्सा भी चाहता था, क्योंकि अगर इस कहानी में भी सब कुछ नॉवल की तरह जाता तो वो अपनी जिंदगी में वो एंडिंग तक कभी नहीं पहुंच पाता जहां तक वो पहुंचना चाहता था। क्योंकि यहाँ पर डोक्सा को नॉवल की एंडिंग पर नहीं पहुंचना था, बल्कि अपनी कहानी को बनाना था, एक ऐसी कहानी जो किसी भी मैथोलॉजी से कम नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर एक तरफ हमें पता चलता है कि मेयोंग एल्सांग के जागने पर उससे लियाकोन तो मारा गया था, पर पैरासाइट होने की वजह से आंटीनेस तब भी जिंदा थी, जिसने मौका पाकर फटाफट उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो लियाकोन का शरीर लिए बस वहां से भाग रही थी। और क्योंकि लियाकोन का शरीर भी घायल था, वो एक नए होस्ट की तलाश कर रही थी कि तभी उसे आसमान से उसी
आए गए आउटर गोड का प्रेजेंस महसूस हो रहा था और तभी उसे अपने सामने जंगल में एक बच्चा दिखता है जो कि और कोई नहीं छोटा गिलियंग था। और वो समझ जाता है कि आंटी नस एक इंसेक्ट थी और वह न जाने क्यों पहले से बहुत ज्यादा साइको लग रहा था। दूसरी तरफ डोक्सा की आंख खुलती है और क्योंकि गलती से उसकी पूरी रात को ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट्स के ओपन रह गई थी, वो गिलियंग और लियाकुन वाला पूरा सीन देख पाया था। और फिर डोक्सा के पूछने पर हान सुएंग उसे बताती है कि योसांगा भी स्काउटिंग करने गई थी और अब उन सभी का आगे का प्लान क्या था, जिस पर डोक्सा बताता है कि वो आगे के सिनेरियो का वेट करेंगे। पर हान सुएंग को लगता नहीं था कि डोक्सा बिना प्लान के रेडी होगा, क्योंकि वो जानती थी वो कितना ज्यादा कमीना है, क्योंकि सिनेरियो के चालू होने में 5 दिन पड़े थे और योजंग वेस्ट को संभालेगा। वो वॉन्डर्स लेडी नॉर्थ वाले को 2 पहले से टल चुके हैं, तो सेंटर वाला कौन संभालेगा। जिस पर डोक्सा बताता है कि बेशक वो सभी मिलकर उसे संभालेंगे, पर हान सुएंग उसे बताती है कि सेंटर वाले डिजास्टर को निपटाने का एक आसान तरीका भी तो था। तो आखिर डोक्सा कौन सा तरीका चूज करने वाला था। पर उनकी बात आगे बढ़ने से पहले वहाँ पर डोक्सा को आवाज लगाती सांग आ जाती है और हान सुएंग ये देखकर चिढ़ जाती है कि जब भी यो सांग आती थी डोक्सा का चेहरा फिर से मुस्कुरा जाता था। और फिलहाल के लिए वो उस जगह से आगे बढ़ने का सोचते हैं और रास्ते में ग्रेड 6 के मॉन्स्टर से वो साथ में मिलकर लड़े थे। और जैसा डोक्सा ने बता रहा था वो सभी भी बिल्कुल वैसे अच्छे से टीम में काम कर रहे थे। और डोक्सा ने अपने 2 ऑब्जेक्टिव बताता है। पहला था गोंग पिल्लू को ढूंढना, जैसे हान रिवर के पास देखा गया था, और दूसरा काम था मॉन्स्टर्स को मारकर कॉइंस कलेक्ट करना। और डोक्सा को ये काफी कमाल की बात लगती है कि वो तीनों ही मिलकर अब ग्रेड 6 के मॉन्स्टर्स को भी मार पा रहे थे। और फिर डोक्सा योसांगा को बुलाकर उसे बताता है कि ज्यादा करेगी स्टिग्मा का ज्यादा इस्तेमाल करने का, क्योंकि अगर वो ज्यादा स्टिग्मास का एक बार इस्तेमाल करेगी तो उसका शरीर उन्हें ज्यादा नहीं सह पाएगा, जैसे उसकी जिंदगी भी रिस्क में आ सकती है। और डोक्सा को लगा था कि शायद उन अराबी ओलंपियंस ने योसांगा को इस नुकसान के बारे में जानबूझकर नहीं बताया था। और ये जानकर कि डोक्सा को उसकी चिंता थी, योसांगा इस बात से काफी खुश थी, पर वो इस नुकसान के बारे में भी पहले से जानती थी। और वो डोक्सा को बताती है कि इस नई दुनिया में वो एकदम बेफालतू हो गई थी। उसकी की गई पढ़ाई टॉप स्कोर्स इस दुनिया में किसी के भी काम के नहीं थे और इसीलिए कुछ कर अपने तरीके से भी वो अपने आप से ताकतवर बनना चाहती थी। और डोक्सा का ध्यान था उसके हाथों पर, जो पहले इतने नाजुक हुआ करते थे, अभी उन्हीं हाथों पर इतने सारे घाव और खून इकट्ठा हो रखा था। एंड डोक्सा देख ही पा रहा था योसांगा जैसी लड़की जो कि नोबल में भी नहीं थी और एकदम भोली भाली थी, आज वो पहले से कितनी बदल गई थी कि तभी इस गलत टाइमिंग पर डोक्सा को एक मैसेज आता है। और डोक्सा हैरान होकर वो मैसेज पढ़ने लगता है, क्योंकि उसके पास तो नेटवर्क होना ही नहीं चाहिए था। और वो मैसेज देखता है और किसी का नहीं हान डोगुन का आ रखा था और उसे ने अपनी स्किल की वजह से नेटवर्क लाया था। और वो डोक्सा को बता रहा था कि वो इस वक्त योंगसान डिस्ट्रिक्ट में थे और गिलियंग भी उनके साथ ही था। और ये काफी अच्छी खबर थी कि डोक्सा को अब गिलियंग की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और ओआरवी की वजह से डोक्सा को पहले से पता था कि ली हुन संग और जंग हिवन कहाँ पर थे और अब मेन काम जो उन्हें करना था सभी को मिलना। और ये बात जाकर डोक्सा योसांगा को भी बता देता है और साथ ही साथ बताता है कि उन्हें यहाँ से रिवर को क्रॉस कर जाना पड़ेगा। पर हान सुएंग उसका ध्यान खींचती बताती है कि वहाँ से जाने का ब्रिज टूट गया था और पानी में इतने विशाल बड़े बड़े ये मॉन्स्टर्स थे, तो आखिर इस रिवर को पार करने का क्या रास्ता था। एंड ये पानी में रहने वाले मॉन्स्टर थे तो ग्रेड 7 के, जिसे डोक्सा की टोली हरा सकती थी, पर प्रॉब्लम थी उनके ढेरों नंबर्स और वो थे भी पानी के मॉन्स्टर्स, तो समुद्र में जाकर मछली को चुनौती देना एक बेवकूफ वाली बात थी। और उसी जगह पर पीछे मुड़कर वो पाते हैं कि कई लोग उनकी तरफ मदद की आस में बढ़ रहे थे और ये लोग भी शायद वॉन्डरर्स ही थे। और हान सुएंग तो उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवार रेडी कर लेती है, पर उससे बिल्कुल उल्टा योसांगा बचा बुचा खाना निकालती उन लोगों को देने के लिए जाने लगती है। पर हान सुएंग उसे रोकते हुए बताती है कि यहाँ पर ऐसे इंसान ही हैं जिनकी वजह से अपोकलिप्स और भी बिगड़ता है, तो यहाँ पर योसांगा को फालतू में ही दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। पर सांगा उससे बताती है कि इस वक्त उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इन तड़पते लोगों को इनकी तड़पने से हटाने के लिए इन्हें सभी को मार सकती थी, और वैसे ही एक दूसरा रास्ता था इन्हें अपना बचा गया खाना देखकर इन्हें जिंदा बचाने का। एंड फिर वो जाकर उन लोगों को खाना बांटने लगती है, जिससे डोक्सा को भी मोटिवेशन आता है और वो भी जाकर अपना बचा कुचा खाना बांटने लगता है। और मदद करते करते उससे काफी नोटिफिकेशन आ रहे थे लोगों के शुक्रगुजार होने के। और हान सुएंग एकदम गुस्से में कि डोक्सा सच में कितना बड़ा दोगला था, कभी वो हान सुएंग की तरह मतलब ही था तो कभी योसांगा की तरह भला करने वाला आदमी। और वो दोनों ही योसांगा की तरफ देखकर सोच रहे थे कि सच में ऐसी भोली भारी और अच्छी लड़की सिर्फ नॉवल या मानवा वगैरह की दुनिया में ही हो सकती थी। और इस दुनिया में आने से पहले ही डोक्सा को भी लगता था कि योसांगा सच में किसी नॉवल की हीरोइन की तरह लगती थी, और आज उसकी ये बातें प्रूव भी आ रही थी। और शायद योसांगा की ये भले करने की वजह से ही डोक्सा भी कभी कभार अच्छे काम कर लिया करता था। और तभी वहाँ पर भागते हुए एक छोटी प्यारी सी लड़की आती है जो किम डोक्सा को उन सभी को खाना देकर उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया करती है। और उस समझदार अकेली बच्ची को देखकर डोक्सा भी उससे बातें करने लगता है और उससे उसके पेरेंट्स के
बारे में पूछता है, पर वो लड़की बताती है कि उसके दोनों ही पेरेंट्स पहले ही मारे जा चुके थे, जिससे डोक्सा काफी सरप्राइज था कि उसके जैसी बच्ची भी 5 में सिनेरियो तक अकेली बच पाई थी। और ऐसा वेज ऑफ सर्वाइवल में करना तो नामुमकिन के बराबर था। और ऐसा काफी स्पेशल केसेस में हुआ था कि तभी वेज ऑफ सर्वाइवल से उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने जो बच्ची मौजूद थी वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी, बल्कि नॉवल की एक कैरेक्टर थी, वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी, जिससे रिलेटेड आगे का ये सारा डिजास्टर था। और उससे पहले हान सेयोंग इस बात को नोटिस कर लेती। डोक्सा उससे बातें वगैरह कर उसे वहाँ से भेज देता है। और फिर रात के वक्त जब वो तीनों कैंपिंग करते वक्त खाना खा रहे थे, हान सेयोंग उन दोनों को समझा रही थी कि जिन लोगों की उन्होंने अभी मदद की थी वो पक्का उन्हें धोखा देंगे और उनके पीछे आएंगे, इस उम्मीद में कि वो उन्हें लूट कर उनके वेपन्स वगैरह ले पाए। और उसके मानने से यहाँ पर कोई भी लोग अच्छा नहीं होता और सभी बस एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। पर डोक्सा और सांगा इस बात के खिलाफ थे। और फिर 1 घंटा बीत जाता है और खाना खा रहे हान सेयोंग कभी भी जिद पर अड़ी थे कि वो लोग पक्का भूख से यहाँ पर आते ही होंगे। और फिर 2 घंटे बीत जाते हैं। सांगा और डोक्सा बातें कर रहे थे कि हान सेयोंग इंतजार कि वो कब आएंगे। और फिर 3 घंटे बीत जाते हैं और हान सेयोंग बस सोच रही थी, आ जाओ सालो, अब कितना कर इंतजार करवाओगे। और फिर 4 घंटे बीतने के बाद फाइनली उन्हें अपने दरवाजे से किसी के आने की आवाज आती है। और हान सेयोंग इससे एकदम खुश हो जाती है कि फाइनली वो सच्ची थी, वो लोग उन्हें मारने आ ही गए। पर वहाँ पर जो आया था वो वही पहले वाली छोटी लड़की थी जो कि डोक्सा और बाकियों के लिए ब्लैंकेट लेकर आई थी, ताकि रात के वक्त ठंड से उन्हें बुखार ना हो जाए। और इस चीज को देखकर डीमन लाइक जज ऑफ फायर काफी खुश होती है और 2000 को स्पॉन्सर करती है, जो आप भी मुझे कर सकते हैं सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर। वेल, मेरे कॉन्स्टलेशंस गरीब हैं, अंडरस्टैंडेबल। लगता है मुझे भी डोक्सा जैसे कॉन्स्टलेशन ढूंढने ही पड़ेंगे। और खुश होती सांगा भी उस लड़की के पास जाती है, उसे बताती है कि वो इन ब्लैंकेट्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि वो लड़की यहाँ पर अकेली आई थी तो रात को यहाँ पर अकेले रहने में काफी खतरा था, तो इसलिए आज रात वो उनके साथ यहाँ पर रुक सकती थी। पर वो लड़की इस बात पर मना करती है क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। और फिर वहां से उन्हें बाय कर वो जाने लगती है कि तभी हान सेयोंग सब कुछ नोटिस करती। उस लड़की के रास्ते में चाकू फेंकती, उसका रास्ता रोकती, बताती है कि वो लड़की यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती थी। और वो भी वो बात समझ गई थी जो कि पहले डोक्सा ने समझी थी कि ये लड़की आगे बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। और सांगा एकदम गुस्से में उससे पूछती है कि वो जानती थी हान सेयोंग पहले ही बावली थी, पर एक छोटी बच्ची पर हमला करना बहुत ही हद से ज्यादा था। और यहाँ पर हान सेयोंग डोक्सा की तरफ देखकर उससे पूछती है, किम डोक्सा, तुम ये सच पहले से जानते थे ना जब तुमने सुबह इस लड़की से बात की थी, पर आखिर तुम फिर भी शांत कैसे बैठ गए। एंड वो खुद उस लड़की की तरफ जाने लगती है। ये बताती कि अगर डोक्सा एक बच्चे को नहीं मारना चाहता, क्योंकि डोक्सा और सांगा अच्छे लोगों का रोल करते हैं, तो एक विलन होने के नाते ये काम वो कर देगी। पर सांगा उसके रास्ते में आकर उसे रोक रही थी और गुस्से में हान सेयोंग उसे अपने रास्ते से पीछे हटने को कह रही थी। पर सांगा उससे पूछती है कि वो एक आम लड़की को क्यों मारना चाहती थी, एंड जिससे और भी चिढ़कर हान सेयोंग डोक्सा को सब कुछ समझाने को कह रही थी, वरना वो यो सांगा और इस लड़की दोनों पर हमला कर देगी। और फिर डोक्सा भी फैसला लेता, उन सभी को बताता है कि आज से आने वाले 5 दिनों में ये बच्चे पूरे सियोल को तबाह करने वाली थी, क्योंकि ये बच्चे वेब सिनेरियो का लास्ट डिजास्टर थे। वो डिजास्टर जो कि सबसे खतरनाक था, इसमें सबसे ज्यादा जिंदगियां जाने वाली थी। पर उस रात फिर भी उस बच्ची को मारने का फैसला नहीं लिया गया था, क्योंकि यो सांगा और डोक्सा दोनों ही उन बच्ची को नहीं मारना चाहते थे, जिससे चिढ़कर अपने मूड को ठीक करने के लिए हान सेयोंग वहां से चली गई थी। और ये आने वाला 5वां डिजास्टर ऑफ ब्लड्स सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा ट्रेजिक था। और यहाँ पर उन्होंने उस लड़की का पंचर पॉइंट प्रेस कर उसे सुला दिया था। और यो सांगा डोक्सा से पूछ रही थी कि क्या ये लड़की म्योंगल संग जैसा ही डिजास्टर थी, जिस पर डोक्सा बताता है कि उसकी जैसी ही बल सेम नहीं। और यो सांगा बता रही थी कि ये भोली वाली लड़की सच में बिल्कुल भी एक डिजास्टर की तरह नहीं लगती थी, और ना ही ऐसा करने का इसका कोई मतलब था। तो आखिर आने वाले 5 दिनों में ये आखिर ऐसा क्यों करेगी। और हम उस लड़की की कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं। और उस लड़की का नाम शिन यो सेयोंग था, जिसकी उम्र 11 साल की थी और उसका फिलहाल कोई भी कॉन्स्टलेशन नहीं था। और सांगा डोक्सा से पूछती है कि ये लड़की तो कोई मेटेरॉइड से भी नहीं निकली, तो आखिर फिर ये डिजास्टर कैसे हो गई। जिस पर डोक्सा बताता है कि ये लड़की कोई मेटेरॉइड से नहीं निकली, बल्कि ये धरती पर पैदा होकर पली गई एक नॉर्मल इंसान थी। और आने वाले 5 दिनों में भी ये इंसान ही रहेगी, क्योंकि 5 दिनों में जो डिजास्टर आने वाला था वो ये लड़की खुद नहीं होने वाली थी, बल्कि इस बच्ची का भविष्य का सेल्फ होने वाला था, जो कि इस वक्त पे उस मेटेरॉइड में बंद था। और ये एक ऐसा डिजास्टर था जिसे यो जंगयोक भी नहीं टाल सकता था। और डोक्सा उन नॉवेल्स की लाइंस को याद कर रहा था, जब यो जंगयोक के दिल में एक बहुत बड़ा शेद हो गया था। वो एक ऐसा घाव था जैसे वो पेनिशियस स्किल के बगैर ठीक नहीं कर सकता था। और उसी के साथ वो अपने सामने उस डिजास्टर शिन ह्यूसेंग को कह रहा था कि आखिर उसकी सोच क्यों बदल गई। जिस पर शिन ह्यूसेंग ने उसे बताया था, मैं बदली नहीं हूँ कैप्टन, मैं आपकी तरह कोई दूसरी दुनिया के रिग्रेसर नहीं हूँ, बल्कि आपके पिछले रिग्रेशन की तरह मैं अब भी वही कैरेक्टर हूँ। और ये आपका तीसरा रिग्रेशन है ना। मैंने आपको दूसरे रिग्रेशन में चांस भी दिया था, पर आप फिर भी फेल हो गए कैप्टन। मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी ये दुनिया बदल नहीं सकती कैप्टन, और बाकी सभी भी बिल्कुल नहीं बदल रहे। तो तभी काफी सारा सोचने के बाद शायद इस दुनिया का अंत करना ही सबसे बेहतर है। और नॉवल में ये सारा सीन हुआ था
था, जिसे डोक्सा एक बार अच्छे से याद करने के लिए फिर से पढ़ा था कि तभी पीछे से हान सेओंग आकर पूछती है कि आखिर वो एक खाली स्क्रीन को क्यों देख रहा था, और फिर उसे बताती है कि इस तीसरे रिग्रेशन में यो जंगकुक डिजास्टर को रोकते मारा ही जाने वाला था, पर वो फिर भी पूरी तरह से मरा नहीं था। और यहाँ पर हान सेओंग का पॉइंट ये था कि उस डिजास्टर से सामने की लड़ाई जीतना नामुमकिन के बराबर था। और यहाँ पर स्टोरी का वो कैरेक्टर किम नामबून भी बहुत ज्यादा जरूरी था, पर डोक्सा ने तो उसे पहले ही मार डाला था, और उसके मारने से यहाँ पर उस बच्चे को मारना और इस बात से कई कॉन्स्टेलेशन भी कंफ्यूज थे। और डेमन लाइक जज ऑफ फायर भी डोक्सा के समझदार डिसीजन का वेट कर रही थी कि तभी सांगा आकर डोक्सा को बताती है कि चाहे आगे की मुश्किल जितनी भी ज्यादा थी, पर आने वाला भविष्य अभी तक नहीं आया था, और क्या पता अगर वो इस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखे तो आने वाला भविष्य शायद बदल जाए और इसके भविष्य का वर्जन डिजास्टर बने ही ना। पर डोक्सा जानता था कि ऐसी कोशिश जो जंगकुक ने भी कई बार की थी। उसने पहले ही शिन ह्यूसन को ढूंढा था और उसका ध्यान रखा था इस उम्मीद में कि डिजास्टर टल जाएगा, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। एंड उस खाना खा रहे शिन ह्यूसन के पास जाकर डोक्सा उससे बातें करने लगता है, और यहाँ पर अगर वो इस लड़की को मार भी देता तो डोक्सा की मंशा एंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और उससे सेउल की काफी तबाही भी रुकने वाली थी। कि तभी शिन ह्यूसन डोक्सा से पूछती है कि आखिर वो भविष्य में कितनी कर बुरी बन जाएगी, जिस पर डोक्सा बताता है कि शायद पूरे सेउल में सबसे ज्यादा बुरी, जिस पर शिन ह्यूसन बताती है कि वो इस बात को समझ भी सकती थी क्योंकि वो पहले से ही बुरी हो चुकी थी और उसने काफी बुरे काम भी किए थे। और बुरे काम से उसका मतलब था पहले सिनेरियो में ही जिंदा बचने के लिए उसे किसी की जिंदगी लेनी पड़ी थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना लोग उसे मार देते या फिर वो खुद मारी जाती। और हर एक सिनेरियो में जिंदा रहने के लिए उसे कुछ न कुछ बुरा काम तो करना पड़ा था, पर हर बार वो ये सोच रही थी कि ये बुरे कर्म कर कर उसका जीने का कोई हक नहीं था। एंड ये बात डोक्सा भी समझ सकता था क्योंकि यहाँ तक अभी तक जितने भी लोग जिंदा थे उन सभी को ही किसी न किसी को तो मारना पड़ा था, पर सभी लोग नहीं थे जो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते थे। और शिन ह्यूसन बताती है कि सभी के भविष्य के लिए डोक्सा से मार सकता था क्योंकि अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए वो मरने के लिए रेडी थी। और अगर यहाँ पर डोक्सा इस कहानी का हीरो होता तो शिन ह्यूसन को यहीं पर मार देता, पर वो इस कहानी का हीरो नहीं था बल्कि किम डोक्सा एक रीडर था, और उसके सर पर हाथ रखता प्यार देता वो बताता है कि शिन ह्यूसन की मौत उस कहानी में नहीं है और ना ही उस कहानी के अंत में है जिस तक डोक्सा पहुंचना चाहता था। और शिन ह्यूसन भी डोक्सा पर यकीन करना चालू हो गई थी और उसके बारे में डोक्सा की अंडरस्टैंडिंग में बढ़ जाती है। और डोक्सा सोच रहा था कि अगर यहाँ पर ये बच्ची मारी जाती है तो यो जंगकुक के किए गए सभी रिग्रेशन बेफालतू हो जाएंगे। और शिन ह्यूसन समझा रही थी कि अगर वो मरी नहीं तो उसकी वजह से और भी कई लोग मारे जाएंगे और क्या पता अगर दुनिया का ही अंत हो जाए तो। पर डोक्सा किसी को भविष्य जानते हुए नहीं मारना चाहता था और वो उसे बताता है चिंता मत करो, इस डिजास्टर को टालने का एक और तरीका है और तुम्हारी मदद से हम वो करने में कामयाब हो सकते हैं। और हान सेओंग तो डोक्सा के इस बात से परेशान थे, पर यो सांगा को डोक्सा पर पूरा भरोसा था क्योंकि वो हमेशा से अनइमेजिनेबल चीजें करता आया था। और शिन ह्यूसन बताती है कि आखिर बिना किसी स्पॉन्सर के वो डोक्सा की मदद कैसे कर पाएगी। कि तभी डोक्सा उसे एक ग्रोथ पैकेज स्पॉन्सर करता है और वो भी एक नहीं बल्कि कई। और वो तो ये देख कर हैरान थी, पर डोक्सा से चिंता ना करने को कहता है क्योंकि कॉइन्स के मामले में वो बहुत ही ज्यादा अमीर था और वो इस लड़के शिन ह्यूसन जो कि भविष्य में 20 लॉट बनने वाली थी उसे अपना इनकारनेशन बनाने वाला था क्योंकि भविष्य में जाकर ये बच्ची पूरी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच में होगी। और वो खड़ी होती डोक्सा से उसकी पहचान पूछती है कि आखिर वो है कौन था और उसकी मदद क्यों कर रहा था, जिस पर डोक्सा बताता है मैं हूँ किम डोक्सा, एक रीडर, और आने वाले इन 5 दिनों के अंदर तुम यहाँ पर सबसे शक्तिशाली बनने वाली हो। और आखिर डोक्सा का क्या प्लान था इस आगे आने वाले भयानक डिजास्टर को रोकने का, वेल ये जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का। एंड बाय द वे गाइस, हो सके तो जब आप कमेंट्स करेंगे कोशिश करना कॉन्स्टेलेशन बन के कमेंट्स करना, और इसकी वजह क्या है छोड़ो, मजा आएगा बस, क्योंकि मैं अपने इस सीरीज पर सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि कॉन्स्टेलेशन इकट्ठे कर रहा हूँ। एनीवेज देखते हैं कितने लोग मेरा इस चीज में साथ देते हैं, और आल्सो अगर आप चाहे तो सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं, वरना बाकी सब्सक्राइब कर देना और काम चल जाएगा। सो एनीवेज फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा जाना।